पृथ्वी के पास अचानक एक नया चंद्रमा दिखाई दिया है, लेकिन ये हमारे ग्रह की परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। क्या? एक चंद्रमा जिसका अपना चंद्रमा है। ठीक है, इससे पहले कि हम खुद को हमारे ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट की कक्षा में डालें, आइए देखें कि हमारा चंद्रमा कैसे बना। ऐसा करने के लिए आइए लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली क्षणों मोमेंट्स में से एक पर चलते हैं। वैज्ञानिकों का सिद्धांत थियरी है कि हमारे सौर मंडल के शुरुआती वर्षों में हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस नेबरहुड में एक और ग्रह था जिसे थिया के नाम से जाना जाता था। और भले ही ये ग्रह मंगल ग्रह के आकार का लगभग रहा होगा, हमारे पास इसे साबित करने के लिए ज्यादा सबूत एविडेंस नहीं है, क्योंकि थिया अब मौजूद नहीं है। यह हमें महान प्रभाव परिकल्पना हाइपोथेसिस पर लाता है। महाप्रभाव परिकल्पना। चंद्रमा का निर्माण इस सिद्धांत के अनुसार थिया और पृथ्वी दोनों ऐसी कक्षाओं में थे जिससे उनका आमने सामने टकराव होना तय था। और जब ये विशाल खगोलीय पिंड बॉडीज अपनी तेज गति से एक दूसरे से टकराए तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रभाव काफी जोरदार था। दोनों ग्रहों से भारी मात्रा में पदार्थ मटीरियल निकाला गया, लेकिन ये सारा मलबा यूं ही बाहरी अंतरिक्ष में नहीं चला गया। इसके बजाय इसने पृथ्वी के चारों ओर पिघली हुई चट्टान, धूल और गैस का एक घना घेरा रिंग बना दिया। और कुछ लाख वर्षों में यह पदार्थ ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एकत्रित होकर एक ही वस्तु में विलीन हो गया, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो अगर यही कहानी है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण साथी कैसे बना, तो क्या इसका मतलब है कि हमें महाप्रभाव के दूसरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए? वैकल्पिक चंद्रमा निर्माण। खैर, चंद्रमा बनने का यही एकमात्र तरीका नहीं है, और चंद्रमाओं से मैं निश्चित रूप से विशेष रूप से उप चंद्रमाओं, सब मून्स या चंद्र चंद्रमाओं, मून्स ऑफ मून्स की बात कर रहा हूं, जो सभी चंद्रमा के चंद्रमा कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब भी मेरे साथ हैं? ठीक है। अच्छा, महान प्रभाव परिकल्पना के अलावा, जिसके पूरा होने में लाखों वर्ष लगते हैं, चंद्रमा प्राप्त करने के और भी तेज रास्ते हैं। कुछ चंद्रमा पूर्ण रूप से निर्मित पिंड होते हैं जो किसी खगोलीय पिंड के तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं या खींच लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन को ही लें। कभी यह सिद्धांत था कि यह कुइपर बेल्ट क्षेत्र में एक बड़ा बर्फीला पिंड था कि यह नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निकट संपर्क के बाद अवरुद्ध हो गया होगा। इस विशाल गुरुत्वाकर्षण विक्षोभ ने इस पिंड को अपनी मूल कक्षा से बाहर निकाल दिया होगा और अपनी कक्षा में खींच लिया होगा। समय के साथ नेपच्यून की ज्वारीय अंतरक्रियाओं ने ट्राइटन की कक्षा को लंबी और अंडाकार से लगभग गोलाकार बना दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिद्धांत कैसे बना, तो इसका कारण यह है कि ट्राइटन सौर मंडल के अन्य बड़े चंद्रमाओं के विपरीत प्रतिगामी परिक्रमा करता है। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि जब बुध वक्री होता है तब इसकी तरंगें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब बस इतना है कि यह ग्रह की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। ठीक है, एक विशाल टक्कर की गड़बड़ी से बचने के लिए चंद्रमा का चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह के रूप में कल्पना करें कि हमारे अपने चंद्रमा का चंद्रमा ट्राइटन जैसी एक क्षुद्र ग्रह थी। हो सकता है कि यह कभी एक क्षुद्र ग्रह था जो पृथ्वी के इतने करीब से गुजरा कि टक्कर से बच गया, और चंद्रमा के और भी करीब कि खुद को उसकी कक्षा में फंसा पाया। यह एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक गुरुत्वाकर्षण व्यवधान पैदा करेगा, इतना बड़ा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बंद हो जाए, और इतना छोटा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा में कोई बाधा ना आए। इस वस्तु का आकार कुछ हद तक गोल्डीलॉक्स जैसा होना चाहिए। एक अध्ययन से पता चलता है कि हमारे चंद्रमा के चारों ओर एक स्थिर कक्षा बनाए रखने के लिए इस वस्तु का व्यास 1 किलोमीटर 6 मील से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ये एक क्षुद्र ग्रह चंद्रमा बनने में सफल भी हो जाता है, तो भी ये हमेशा के लिए चंद्रमा नहीं रहेगा। ये पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के ज्वारीय बलों द्वारा लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचा और खींचा जाता रहेगा। इसका मतलब है कि इसके अपनी कक्षा से बाहर निकल जाने या चंद्रमा से टकराने की संभावना होगी। इसलिए चंद्रमा के रूप में इसका पूरा जीवन काल अधिकतम कुछ वर्षों या दशकों तक ही रह सकता है। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम चीजों को थोड़ा बदल दें। क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक सिकुड़कर चंद्रमा के आकार की हो जाए और चंद्रमा फैलकर पृथ्वी के आकार का हो जाए? यही है क्या होगा अगर। और यहां क्या होगा? ठीक है, इससे पहले कि हम देखें कि क्या होता है अगर हम चीजों को बदल दें, यहां आधार रेखा है। अगर पृथ्वी सिकुड़ जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर चीज छोटी हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे के अनुपात में।
पृथ्वी पर वही जमीन, महाद्वीप, पहाड़, महासागर, भूपर्पटी और लौह कोर होंगे, सिर्फ चंद्रमा के आकार तक सिकुड़कर। और इसे सरल रखने के लिए हम इस नई पृथ्वी को छोटी पृथ्वी कहेंगे और बड़ा चंद्रमा होगा। छोटी पृथ्वी छोटी होगी, लेकिन मनुष्य, जानवर और पौधे उसी आकार के रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, यहां बहुत भीड़ होने वाली है। हमारी सामान्य आकार की पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 4 गुना बड़ी है और ये 80 गुना भारी है। लेकिन आज नहीं, आज इन खगोलीय पिंडों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। छोटी पृथ्वी अब बड़े चंद्रमा का एक चंद्रमा बन जाएगी और उसकी परिक्रमा शुरू कर देगी। लेकिन मैं इस पर थोड़ी देर बाद फिर से बात करूंगा। छोटी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। यह बहुत अलग होगा। किसी भी खगोलीय पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। छोटी पृथ्वी की त्रिज्या पहले की तुलना में लगभग 1/4 होगी, लेकिन इसका द्रव्यमान सामान्य पृथ्वी का केवल 2% होगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो निश्चित रूप से आपके जीवन को कठिन बना देगा या हल्का। मेरा मतलब है, इस छोटी पृथ्वी पर आप हल्का महसूस करेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मूल गुरुत्वाकर्षण का केवल 27% होगा। अगर सामान्य पृथ्वी पर आपका वजन 70 किलोग्राम 155 पाउंड होता, तो अब आपका वजन केवल लगभग 19 किलोग्राम 42 पाउंड होगा। ये मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मैं कसरत और डाइटिंग में बहुत खराब हूँ। इस नए कम गुरुत्वाकर्षण के साथ घूमना फिरना ज्यादा मजेदार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उछल कूद कर रहे हों। बस आप अभी भी पृथ्वी पर होंगे और आपको स्पेस सूट की जरूरत नहीं होगी। जो जगहें पहले दूर हुआ करती थीं, वे अचानक इतनी पास हो जाएंगी। न्यूयॉर्क से पेरिस, खैर अब ये 6000 किलोमीटर और 7 घंटे की दूरी नहीं रही। अब ये सिर्फ 500 किलोमीटर होगी। उड़ान भरने में 2 घंटे से भी कम। वहां पहुंचने में कम ईंधन लगेगा, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण के कारण विमानों को आसमान में उड़ान भरने में भी कम ईंधन लगेगा। अब कम वजन होना और इधर उधर तैरना और कुछ ही समय में पेरिस पहुंचना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कोई बुरी खबर होगी। कम गुरुत्वाकर्षण का मनुष्यों पर स्वास्थ्य पर प्रभाव। हम मनुष्य ऐसे ग्रह पर विकसित हुए हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं हैं। अंतरिक्ष में सिर्फ 6 महीनों के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपनी मांसपेशियों का 13% हिस्सा खो सकते हैं। अब कम गुरुत्वाकर्षण में रहना शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने जितना बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका शरीर फिर भी इसे पसंद नहीं करेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और लंबी हो जाएगी और आपको लगातार पीठ दर्द रहेगा। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और कम गुरुत्वाकर्षण के साथ आपके शरीर के तरल पदार्थ शरीर में ऊपर की ओर आसानी से चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वैज्ञानिक जिसे पफी फेस बर्ड लेग सिंड्रोम कहते हैं होगा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है। आपके पैर छोटे होंगे और चेहरा सूजा हुआ होगा और आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बड़े चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि नए बड़े चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल किसी और चीज में तबाही मचा देगा। छोटी पृथ्वी के ज्वार भाटे। सामान्य आकार की पृथ्वी पर ज्वार लगभग 1 मीटर ऊंचे होते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा अचानक बहुत भारी हो जाए तो ये पृथ्वी की सतह पर ज्यादा जोर से खींचेगा। जो पहले ज्वार हुआ करता था अब सुनामी बन जाएगा। न्यूयॉर्क और वेनिस जैसे तटीय शहरों को अलविदा कहो। वे बाढ़ में डूब जाएंगे और मिट जाएंगे। लाखों लोग मर जाएंगे और ये तो बस शुरुआत है। बड़े चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल छोटी पृथ्वी पर इतना जोर से खींचेगा कि पृथ्वी की सतह विकृत, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बड़े भूकंप, अर्थक्वेक्स और भीषण ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण छोटी पृथ्वी के पिघले हुए केंद्र कोर पर काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बृहस्पति जुपिटर अपने चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी फटने का कारण बनता है। अब याद है मैंने कहा था कि इस नई छोटी पृथ्वी पर आपको स्पेस सूट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, भूल जाइए, फॉरगेट इट। आपको जरूर इसकी जरूरत होगी। आप पृथ्वी पर इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर अद्भुत, घना, डेंस है। इसमें आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ये आपको सूर्य के हानिकारक विकिरण, सोलर रेडिएशन से बचाती है। लेकिन नई छोटी पृथ्वी पर वायुमंडलीय क्षति। खैर, हम अपना वायुमंडल खो देंगे और ये बहुत जल्दी होगा 2 कारणों से। पहला और सबसे तात्कालिक कारण गुरुत्वाकर्षण है। सामान्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में अचानक कमी के साथ वायुमंडल अंतरिक्ष में बह जाएगा। एस्केप इनटू स्पेस। बड़ा चंद्रमा वास्तव में
इनमें से कुछ गैसों को ग्रहण कर सकता है। और कौन जाने, शायद ये धूसर चट्टान सौर मंडल में सबसे नया, सबसे रहने योग्य स्थान बन जाए। भले ही छोटी पृथ्वी अपने वायुमंडल का थोड़ा सा हिस्सा बचाए रखे, एक दूसरी समस्या है जो समय के साथ उसे नष्ट कर देगी। अपने छोटे आकार के कारण छोटी पृथ्वी तेजी से ठंडी होगी। समय के साथ ये अपने पिघले हुए केंद्र से सारी गर्मी खो देगी। चंद्रमा के साथ भी यही हुआ था जब वो 4.5 अरब साल पहले बना था। उस समय ये पृथ्वी की तरह पिघला हुआ था। शायद आप सोच रहे होंगे, हमारे गर्म पिघले हुए कोर को खोने में क्या बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं। पिघले हुए कोर का बाहरी भाग हमारे ग्रह को उसका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी वायुमंडल को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। चुंबकीय क्षेत्र के बिना सौर हवाएं वायुमंडल को दूर ले जाएंगी। बेशक छोटी पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को खोने का मतलब होगा कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। और जैसे जैसे वायुमंडल कम होता जाएगा, तापमान अत्यधिक हो जाएगा, रेगिस्तान जैसा। दिन में यह बहुत गर्म हो जाएगा और फिर रात में तापमान गिर जाएगा। लेकिन बड़े चंद्रमा का क्या? खैर, चूंकि ये पहले से ही पृथ्वी से ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ था, ये ज्वारीय लॉकिंग स्विच के बाद भी बनी रहेगी। अब दोनों एक दूसरे से ज्वारीय रूप से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पता है क्या, हम सकारात्मक बने रहेंगे और आपको छोटी पृथ्वी पर होने वाली सभी विनाशकारी घटनाओं से किसी न किसी तरह बचने देंगे। आप अभी भी पतले होते वायुमंडल में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। आपका शरीर कम गुरुत्वाकर्षण, तापमान की चरम सीमाओं, विकिरण, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, आप जो भी कहें, से आघात झेल रहा होगा। इस छोटी सी पृथ्वी पर आपका जीवन दुखद होगा। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि बड़ा चांद रात के आसमान में अद्भुत दिखाई देगा। ये पहले से 4 गुना ज्यादा चमकीला होगा और आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादा बार देखने को मिलेंगे। हाँ, छोटी पृथ्वी की तमाम समस्याओं के बावजूद बड़ा चांद कम से कम कुछ मायनों में एक ज्यादा आकर्षक जगह लगने लगेगा। एक तो इसमें छोटी पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा और ये सूर्य से दूरी के लिहाज से गोल्डीलॉक्स जोन में है। इसलिए अगर हम वहां चले जाते हैं तो हमें उतनी ही सौर ऊर्जा मिलेगी जितनी हमें मिलती है। पर 2 बड़ी समस्याएं हैं। बड़े चांद में अभी भी वायुमंडल नहीं है और वहां तरल पानी नहीं है। इसलिए अगर मानवता या जो कुछ भी बचा है बड़े चांद पर बसना चाहता है तो हमें उसके लिए एक वायुमंडल बनाना होगा। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि बड़े चंद्रमा की पपड़ी को तोड़ दिया जाए ताकि उसके नीचे से गैसें निकल सकें। और मजेदार बात, हम ये काम परमाणु हथियारों से करते हैं। नए उच्च गुरुत्वाकर्षण के साथ बड़े चंद्रमा के पास इस नए वातावरण को बनाए रखने की बेहतर संभावना होगी। फिर एक बुनियादी वातावरण के साथ हमारा अगला कदम चंद्रमा के ध्रुवों पर मौजूद पानी की बर्फ से कुछ पानी निकालना होगा। सामान्य आकार के चंद्रमा के ध्रुवों पर लगभग 6.6 अरब टन पानी की बर्फ है। लेकिन निश्चित रूप से नए बड़े चंद्रमा के आकार के साथ वहां पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा पानी की बर्फ होगी। पानी मुक्त होने के बाद अधिक गैसें पैदा करने और कुछ ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधे लगाए जा सकते हैं। चंद्रमा के आधार की ओर पहला कदम स्थापित किया जाएगा। लेकिन हम छोटी पृथ्वी से बड़े चंद्रमा तक आपूर्ति कैसे पहुंचाएंगे? खैर, एक अच्छी खबर यह है कि छोटी पृथ्वी के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण नए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने के लिए बहुत कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। हम स्टारशिप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चंद्रमा पर एक बस्ती बसाने के लिए एक चंद्रयान बना सकते हैं। तो शायद इंसान किसी तरह जीवित रहने का रास्ता खोज लेंगे। हम पहले भी आपदाओं से बच निकले हैं और उम्मीद है कि हम फिर से बचेंगे। लेकिन क्या होगा अगर बड़े चंद्रमा पर एक नया घर बनाने की कोशिश करने के बजाय हम मंगल ग्रह पर जाने के अपने प्रयासों को दुगना कर दें? खैर, ये एक और क्या होगा अगर कहानी है।